हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th जियोग्राफी के चैप्टर 6 जनसंख्या पॉपुलेशन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कि इसमें बताया है कि क्या हम मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? मानव। समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। देख, कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव तथा शहर को प्रभावित करती हैं तो अभी वो आपदा बनते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं के बारे में यहाँ बताया गया है कि जब बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती हैं तो वह आपदा बनते हैं। इसीलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्व का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन। आपदा विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक बेसिक सी जानकारी दिया है कि हम मानव के बिना हम विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मानव का संसाधन निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी यहाँ पर प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ सुनामी जब किसी घनी आबादी गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तो उन्हें आपदा कहते हैं। इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिएगा क्या दिया है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वहाँ कहाँ कैसे वे लोग रहते हैं, उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है, उनकी संख्याओं में की कौन कौन सी विशेषता है। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। अब देखिए कि हमें जनसंख्या के बारे में पढ़ना क्यों आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के संसाधनों के दोहन में किस प्रकार निपुणता से उसका दोहन कर सकती है, यह वहाँ की जनसंख्या की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए हम जनसंख्या के अध्ययन को महत्व देते हैं। आगे देखिएगा, हम इसको पढ़ने से पहले जनसंख्या संबंधी 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे। पहला क्या है कि जनसंख्या का आकार वितरण। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि जनसंख्या का आकार क्या है। आकार मीन्स वहाँ की जनसंख्या कितनी है, कितनी कम है। वितरण, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। यदि हम किसी देश की बात करेंगे तो क्या देश में सभी स्थानों पर समान रूप से जनसंख्या का वितरण है। वहीं यदि हम स्थानिक विविधता को देखते हुए भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हमारा क्या है, लोगों की संख्या कितनी है, वहाँ वे कहाँ निवास करते हैं। तो संख्या के बारे में बात करेंगे और निवास स्थान के बारे में बात करेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। हम किसी देश विशेष की जनसंख्या की वृद्धि को देखेंगे तथा उसमें परिवर्तन कैसे होता है यह हम देखेंगे। आगे क्या अगला रहेगा हमारा, जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। अब ये देखा जाएगा कि जनसंख्या किस प्रकार से उनके अंदर गुण है, वह किसी भी
उम्र या लिंगानुपात तथा साक्षरता स्तर तथा व्यावसायिक संरचना का अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, तो हम इन सब के बारे में देखेंगे। जनसंख्या गुण और विशेषता के बारे में क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब जनसंख्या कितना किसी कार्य को करने में सही रूप से निपुण है। आगे देखिएगा, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। हम अब अपने देश भारत के अंतर्गत जनसंख्या की आकार तथा वितरण को देखेंगे तथा वितरण के फिर आगे चल करके प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे। देखिए, अब जनसंख्या का आकार कैसे है, इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले हम जनगणना करते हैं। तो यहाँ पर जनगणना के बारे में दिया गया है कि सबसे पहले जनगणना भारत में कब हुई थी। देखिए, एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की अधिकारित गणना जनगणना कहलाती है। तो आप जनगणना के बारे में बता सकते हैं कि एक निश्चित समयांतराल में हम यदि जनसंख्या की गणना करेंगे आधिकारिक रूप से, तो वहाँ की जनगणना कहलाएगी। भारत में सबसे पहले जनगणना 1972 में हुई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। इसमें पहले बताया गया है कि 1872 में उस समय वायसराय कौन सा था जब ये जनगणना की गई थी। देखिए, 1872 की जनगणना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था। वहीं हालांकि 1881 में यह बदल करके उस समय वायसराय कौन सा था, लॉर्ड रिपन। और यह पहली बार यह 1881 की जो जनगणना थी वह संपूर्ण जनगणना की गई थी पूरे देश की, और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। और वर्तमान समय में जनगणना कब हुई थी भारत में, 2011 में। उसी का डाटा वर्तमान समय में चल रहा है। बाकी इस समय जब हम वीडियो बना रहे हैं तो जनगणना की जा रही है। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक क्या है, आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार, संख्या के आधार पर वितरण। अब आप देखिएगा, भारत में मार्च 2011 तक की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ या थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। देखिए, मार्च 2011 में जब जनगणना हुई थी तो जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी। वहीं यह जनसंख्या पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे प्रतिशत का 17.5% थी। अब देखिएगा, यह 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, जो कि यह क्षेत्रफल भारत का है, पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.4%। विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। तो इसमें यही बताया गया है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी तो 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। यह जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% थी। और ये कितने क्षेत्रफल पर रहती है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर रहती है। और विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। अब जनगणना, ये तो बता दिए हैं। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में से देख सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जनगणना रिपोर्ट ऑनलाइन मिल सकती है। आगे देखिएगा, भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। इन राज्यों को आप याद रखिएगा। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश है। ठीक,
तो इसके पूर्व एक तरफ से याद रखिएगा, पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो आप देखेंगे कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो कहेंगे सर राजस्थान का। तो राजस्थान में जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 5.5% ही रहती है। अब आप देखिएगा भारत में जनसंख्या वितरण का क्या कारण है, जो कि असमान है, एक समान जनसंख्या का वितरण नहीं है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, अभी आप आगे देखेंगे क्या कारण दिए गए हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। अब हम घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण देखेंगे। देखिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो क्या बताया इसमें, जो बांग्लादेश की और जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए, आप इसको बताइएगा। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि 382 लोग प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में 382 लोग बैठ सकते हैं। इस प्रकार से हम जनसंख्या घनत्व बनाते हैं। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102। कहीं कहीं पर आप 1106 भी देखेंगे इसको। NCERT में तो 1102 ही दिया गया है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस डाटा को आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेंगे तो कहेंगे बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिएगा, जनसंख्या भारत 17.5 पूरे विश्व का है। शेष विश्व में कितनी जनसंख्या है? 82.5। क्षेत्रफल कितना है? 2.4। शेष विश्व में कितना क्षेत्र बचेगा? इतना 57.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े क्या दिए गए हैं? देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ कुल आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? 19 करोड़। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16% निवास करता है। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश राज्य, सिक्किम आबादी में केवल 6%, 6 लाख ही सॉरी। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। यह आंकड़ा 2011 के अनुसार है। उत्तर प्रदेश में कितना बताए हैं, कितना प्रतिशत पूरी जनसंख्या का? 16%। वहीं महाराष्ट्र में 9%, बिहार में भी 9% और पश्चिम बंगाल में 8% और आंध्र प्रदेश में 7% है। यह आंकड़ा आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले राज्यों के आप नाम बताइएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप यदि 2011 की जनगणना के साथ देखेंगे, इसमें आप राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
और पूर्वोत्तर के राज्यों को आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब राज्य आ जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों? आप यदि देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड ये राज्य हैं जहाँ पर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हैं। तो इनको आप देखेंगे तो यहाँ की स्थलाकृति बनावट और जलवायु में असमानता देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर लोगों की बसावट कम है। आगे देखिएगा, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व तो मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो अभी देखिए आप यहाँ पर बात की गई थी कि क्यों है कम, तो आप कह सकते हैं सर कटे फटे क्षेत्र हैं, पथरीले भूभाग हैं और मध्यम से कम वर्षा होती है, छिछली तथा कम उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व कम है। उत्तरी मैदानी भाग, दक्षिण में केरल राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य नाम बताइए। तो उत्तरी मैदान के जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की यदि बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आप पश्चिम बंगाल को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या ठीक ठाक है। आगे देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। यह परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है इसको देखेंगे हम। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? जनसंख्या में परिवर्तन किन कारणों से हो सकता है इसको देखेंगे। किसी स्थान की जनसंख्या का परिवर्तन किन कारणों से हो सकता है? एक तो वहाँ पर जन्म हो, या तो मृत्यु हो, या तो प्रवास हो, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन करते हों, तो वहाँ पर हम जनसंख्या परिवर्तन को देख सकते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे आप 10 वर्षों के भीतर कर लीजिए, किसी देश या राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल, जैसे 10 वर्षों में देख सकते हैं, या हम 1 वर्ष का भी देख सकते हैं, और किसी देश और राज्य में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। पहले तो हम सापेक्ष वृद्धि और दूसरे के अंतर्गत देखते हैं परिवर्तन को, और वहीं दूसरी तरफ प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन को भी देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटा दें तो इसे जो प्राप्त हो गया उसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष वृद्धि कहा जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। यह क्या है? जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। आगे देखेंगे हम, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 से 2011 तक। तो हम देखेंगे 1951 से 61 तक जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई थी? 21.64।
61 से 71 तक 24.8% की वृद्धि हुई थी। 71 से 81 तक में 24.66% की वृद्धि हुई थी। वहीं 1981 से लेकर 91 के मध्य 23.87% की वृद्धि हुई थी। और 1991 से 2001 तक 21.54% की वृद्धि हुई थी। और 2001 से 2011 के मध्य 17.64% की वृद्धि हुई। तो देखेंगे सबसे अधिक वृद्धि कब हुई थी। 1971 के समय सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी 24.8। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक वृद्धि किस जनगणना अंतराल में हुई थी, तो आप कहेंगे 61 से 1961 से 1971 के मध्य। आगे देखिएगा, प्रति वर्ष 2% की वृद्धि की दर का अर्थ है दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। यानी कि प्रत्येक वर्ष में 2% वृद्धि का मतलब है यदि वहाँ की जनसंख्या 100 है तो अगले वर्ष 2% 2 लोग बढ़ जाएं, इसी को हम 2% वृद्धि कहेंगे। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। अब वार्षिक वृद्धि दर यदि इसमें पूछा जाएगा तो कहेंगे सर आप 2% है। भारत की आबादी 1951 में 36 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर कितना हो गई 121 करोड़। अब वृद्धि का परिणाम यहाँ देखेंगे हम, ये अलग डाटा दिया गया है, जरूरी नहीं। यहाँ वही देखिए इसमें दिया गया सही से। यहाँ पर कुल जनसंख्या 10 लाख में दिया गया है। एक दशक में सापेक्ष वृद्धि, वार्षिक वृद्धि तो प्रतिशत में देखेंगे। तो हम 2011 की यदि हम जनसंख्या देखें तो इतना है और 10 सापेक्ष वृद्धि कितना है, कितनी वृद्धि हुई है, तो आप देखेंगे लगभग आपकी वृद्धि 18 करोड़ की हुई है। वहीं वार्षिक वृद्धि दर कितनी है 1.64% की वृद्धि है वार्षिक। आगे देखिएगा, किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 18 करोड़ की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। देखिए क्या कह रहा है, 1981 में तो वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी उसके अनुसार जनसंख्या लगभग 18 करोड़ में वृद्धि हुई और यह सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार से भारत के वर्तमान में वृद्धि हो रही जनसंख्या की, यह संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाने के लिए पर्याप्त है यदि सही ढंग से इनका प्रयोग नहीं किया गया। वृद्धि दर में कमी जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है। 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। 2050 का अभी 2031 की जनगणना की जो सेंसस का डाटा आएगा उसमें भी देखेंगे तो भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या में सबसे अधिक हो जाएगी।
क्योंकि 21 में कुछ डाटा आया था, तो इससे ही पता चला था कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या है पूरे विश्व में। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, अभी बताया हमने। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। तो जन्म दर किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है। यहाँ पर मरने वाले, जैसे जो बच्चे जन्म लेते समय ही मर जाते हैं, उनकी गणना नहीं की जाती, केवल जीवित बच्चों की बात की जाती है, उन्हें जन्म दर कहते हैं। ये वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। यह बात सही है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। भारत में मृत्यु दर में गिरावट है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से है। 1980 तक उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया था। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? सोचिएगा इसको। आगे देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। प्रवास का मतलब क्या होता है? लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन को प्रवास कहते हैं। देखिए, दिया गया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास में जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यह देश के अंदर भीतर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। वहीं जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्ष कारक प्रभावी होते हैं। अब अपकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक जहाँ प्रभावित होगा वहाँ पर जनसंख्या अपने मूल स्थान पर असंतुष्ट होकर के नए स्थान की ओर बढ़ती है। जैसे यदि वह जिस स्थान पर रह रही है वहाँ पर आपदा, महामारी, भूख, गरीबी को देखते हुए लोग अच्छे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। इस कारक को क्या कहेंगे? अपकर्ष कारक। और यहाँ पर 2 फैक्टर कार्य करते हैं। एक तो अपकर्ष कारक, यानी कि एक तो जनसंख्या जिस तरफ खिंचाव जिसका हो रहा है, वहीं जहाँ से जा रही है यहाँ पर अभिकर्ष कारक भी कार्य करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तथा नगर का अभिकर्ष कारक प्रभाव रोजगार वृद्धि तथा अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि उम्र, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1991 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, वहीं 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। एक दशक
2001 से 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से 53 हो गई। ये इस बात को बता रहा है कि वर्तमान समय में 2011 की जनगणना के अनुसार 8.80% हो गई है जनसंख्या शहरों में। आगे देखिएगा, आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु, इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का निर्धारण करती है। इसमें क्या बता रहा है कि जनसंख्या की मूल विशेषता होती है कि लोगों की, एक व्यक्ति की आयु, उसकी इच्छा, खरीदारी, काम को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। जैसे वहाँ पर बच्चे कितने हैं, वयस्क और वृद्धों की संख्या क्या है, यह आयु संरचना के अंतर्गत देखा जाता है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है: बच्चे, वयस्क, वृद्ध। बच्चों को किस आयु वर्ग में रखा जाता है? जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों के बारे में बता रहा है कि ये धन में वृद्धि नहीं करते, यानी उत्पादनशील नहीं होते इनके लिए, बल्कि ये निर्भर होते हैं वयस्कों पर, और ये शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर होते हैं वयस्कों पर। आगे देखिए, वयस्क 15 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य लोगों को वयस्क कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। देखिए, 15 साल से 59 वर्ष के मध्य के वयस्क को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उत्पादनशील होते हैं तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। आगे इसके बाद क्या हो जाता है, 59 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में वृद्धों को रखा जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। भारत में आयु संरचना, वयस्क कितने हैं? 58.7% वयस्क है, वृद्ध 6.9% वृद्ध हैं, बच्चे 34.4% है। अब यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आयु संरचना में भारत में कौन सा वर्ग है, तो आप कहेंगे वयस्क वर्ग है, उसके बाद बच्चे, फिर वृद्ध। आगे देखिएगा, बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों का अनुपात चित्र एक दिखाया गया था। आगे देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। 1951 से 2011 के बीच लिंगानुपात को सारणी में देखिएगा, यही दिखाया गया है। 1951 में 946, 1961 941, 1971 930, 1981 934, 1991 929, 2001 933, 2011 943। तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक लिंगानुपात कब था? 1991 में। और 2011 में 900 कितना है? 43 है। आगे देखिएगा, क्या आप जानते हैं केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है?
1084, यानी कि यहाँ पर लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या अधिक है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में पुडुचेरी में प्रति 1000 पर 1038 हैं, जबकि दिल्ली में है 1000 पर 886 है। हरियाणा में 1000 पर 877 है। दिल्ली में कितना है? 1000 पर 866। वहीं हरियाणा में कितना है? 1000 पर 887 है। इस प्रकार की भिन्नताओं का क्या कारण है, आप पता लगाइए। सबसे अधिक महिला साक्षर दर कौन से राज्य की है और क्यों? तो आपको पता है केरल की साक्षरता दर अधिक है। महिला साक्षरता दर मुख्य रूप से। साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अस्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर कमी आर्थिक प्रगति में अब गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, साक्षर की श्रेणी में रखा जाएगा। इस साक्षर किसे कहेंगे? तो जो व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो वह किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, उसे हम साक्षर के अंतर्गत रख सकते हैं। भारत में साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73%, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर 80.9% है, वहीं महिलाओं का 64.6% है। साक्षरता दर में यह अंतर क्यों है, आप सोचिए इसको। व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। व्यावसायिक संरचना में क्या देखते हैं हम? विभिन्न आय वर्ग में देखते हैं कि वह आय वर्ग किस व्यवसाय में कार्यशील है। किसी देश में विभिन्न व्यवसायों में करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को समांतर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी में रखा जाता है। प्राथमिक इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहेंगे? जिसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन आदि शामिल होते हैं। वहीं हम द्वितीय क्रियाकलाप में क्या देखते हैं? इसमें उद्योग, भवन निर्माण कार्य शामिल होते हैं। तृतीय में क्या होता है? सेवा संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, जैसे परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन सेवाएं शामिल होती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। तो आप देखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप में विकासशील देश के लोग शामिल होते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए, भारत में 64% लोग कृषि में यानी कि प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल हैं। वहीं विकसित देशों में द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलाप में शामिल लोग होते हैं। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिक और शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना एक महत्वपूर्ण घटक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा जनसंख्या
के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर में 1951 में प्रति हज़ार में 25 थी, वहीं 2000 में घट कर के 7.2 रह गई है। औसत आयु में जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, वहीं बढ़ कर के 67.9 वर्ष हो गई है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव, रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 के लोग उपलब्ध हैं। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या, भारत की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। किशोर किस आयु वर्ग में रखे जाते हैं? 10 से 19 वर्ष। ये भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याएं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा उनके सुधार के द्वारा उनकी समस्याओं को प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसके अंतर्गत क्या क्या सुधार शामिल किए गए हैं। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों में नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में आई थी तो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किशोर और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किशोर एवं किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर एवं किशोरियों के संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक एवं पौषणिक सेवाएं उपलब्ध कराना और बाल विवाह को रोकने के कानून को सुदृढ़ करना शामिल है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य सक्षम शक्ति प्रदान करती है। बाकी हमारा 9th क्लास का आज लास्ट चैप्टर था। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट, और उसके साथ हम सही ढंग से क्वेश्चन को और अध्याय को पढ़ेंगे। अभी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।